लेवल हम कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि पावर के बारे में, कि पावर क्या है एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये भी मैंने बात किया था। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्विकली मैं उसको पहले रिपीट कर रहा हूं, जो जो कल पढ़ा था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। पावर के बारे में हमने पढ़ा था, काइंडली पे अटेंशन। पावर के बारे में पढ़ा था, पावर क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे रेट की बात है, रेट दैट विच इज अगर हम टी की बात करते हैं, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। डब्ल्यू इज अ वर्क एंड इट इज अ टाइम। फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूं, जहां पे भी रेट की बात है, जहां पे रेट की बात आ जाती है, रेट का मतलब इट इज नॉट अ प्राइस। रेट का मतलब है फिजिक्स में दैट इज अ टाइम। आपने देखा होगा जब मोशन का लेसन था या लॉज ऑफ मोशन था, वहां पे बीच में रेट की बात करते थे। अगर एक्सेलरेशन की बात करते थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए बेटे, मैं क्यों कोरिलेट करता हूं, कोई भी जब मान लो अपने मेरा जब क्लास चलती है, लेक्चर होता है, तो मैं कोरिलेट इसलिए करता हूं ताकि बच्चों को जो पीछे वाली चीजें जो भी पहले पढ़ा है प्रीवियस लेसन्स में, ताकि वो अगर भूल भी गए हैं, ताकि उसको कोरिलेट कर देते हैं, ताकि उन बच्चों को रिफ्रेश हो जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि यस ऐसा है। क्लियर है? तो रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट के साथ जो है वर्क हो रहा है। वर्क के ऐसा यूनिट है जूल्स। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज अ जूल, और टाइम के यूनिट है सेकंड। अगर वर्क अगर वर्क 1 जूल है, इफ वर्क इज अ 1 जूल और टाइम 1 सेकंड है, देन पावर इज अ 1 वाट। वाट इज अ ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वाट इज अ ऐसा यूनिट ऑफ पावर। और स्टूडेंट मैंने बताया आपको बिगर यूनिट क्या है, दैट इज किलोवाट। किलोवाट का मतलब है, किलोवाट का मतलब है दैट इज अ 1000 वाट। 1 किलोवाट इट इज इक्वल टू 1000 वाट। और मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट, प्लीज नो नॉइस, ध्यान रखिएगा। मेगावाट के बारे में मैंने बात किया था, मेगावाट के बारे में मैंने बात किया था। मेगा का मतलब आ जाता है 10 की पावर 6। और मैंने ये भी बताया था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द 1 हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू 746 वाट। एनटीएससी साइंस ओलंपियाड और आपका सीबीएसई का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। 1 दैट इज द हॉर्स पावर इट इज इक्वल टू, जनरली दिस इज बीइंग आस्क्ड, फिलअप्स में या कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछा जाता है। और अक्सर इसको स्टूडेंट को, जिसको अगर मान लो लर्न किया हुआ 746, दे विल राइट करेक्टली। अदरवाइज फिगर मिलती जुलती सी रहती है उसमें, 736, 756, 766 या इस टाइप में कोई फिगर होगा, बट करेक्ट इज द 746 वाट। समटाइम ऐसे भी होगा, आपको आंसर में दिया 746 वाट ए, बी दिया 746 जूल्स, और सी दे दिया आपको 746, और उसके बाद दे दिया कुछ भी दे दिया सेकंड ऑब्लिक जूल, कुछ भी इस प्रकार से फिगर सेम है, बट अल्टीमेटली जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ स्टूडेंट, इट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई की बात करता हूं मैं, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था क्लास में कि सर एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसका और थोड़ा डिटेल में बात बताए, कि डिटेल में आप बताओ कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इफ यू आर जस्ट इन द सेंचुरी स्कूल ऑफ गरोंडा, और अगर जो स्टूडेंट है दूसरे किसी भी, मान लो इंडिया में जो पढ़ रहे हैं किसी भी स्टेट में, इफ दे आर इन द सम ऑफ द अदर कंट्री, किसी भी स्कूल में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी जो पावर की यूनिट वहां पे भी, अगर इफ द स्टूडेंट दे आर इन द यूएस और किसी भी कंट्री में है, उनको भी वहां पे उनके टीचर बताएंगे द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज अ वाट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब क्या है, कि जो यहाँ पे है वो सभी जगह वो यूनिट मान्यता होना चाहिए, उसको बोलते स्टैंडर्ड इंटरनेशनल।
अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो मैं रुपीज की बात करता हूँ, इंडिया में रुपीज और दूसरी कंट्री में चले जाओ तो वहां पे डॉलर सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं करेंसी इज नॉट ए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, तो इस बात से मैंने उनको बताया था, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि बोले थे सर एग्जांपल, तो मैंने करेंसी का एग्जांपल दिया था कि जो करेंसी है इंडिया में रुपीज है, कहीं चले जाओ कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे दिनार चल रही है, कहीं पे और कुछ चलेगा। ठीक है, बट सेम है। अगर मैं पावर के यूनिट यहाँ पे कह रहा हूँ, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज अ वाट, और वर्क के यूनिट अगर एसआई यूनिट जूल्स है, या टाइम के एसआई यूनिट अगर सेकंड है, तो यहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे वो भी सेकंड ही कहेंगे टाइम के एसआई यूनिट। क्लियर है, बात समझ में आ रही बेटी, जितनी बात मैंने आपसे की है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टूडेंट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने वर्ड यूज किया कमर्शियल का मतलब, कमर्शियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो एक होता है नॉर्मल बात करते हैं, एक होता है कमर्शियल। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अक्सर यही सुनने में आता है कि इस बार ना, जैसे गर्मी के दिनों की बात करते हैं, अगर मान लो गर्मी के दिन है और आपके घर में 1 या 2 एसी है और कूलर है, पंखे भी लगे हुए हैं, और अल्टीमेटली जैसे लाइट भी मान लो कोई अगर फंक्शन था तो लाइट भी बहुत ज्यादा यूज हुई है, तो उस मंथ में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आएगा। क्यों? आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों ज्यादा आया। रीजन, क्योंकि आपके जितने घर में, आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मैंने बताया था स्टूडेंट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हैं, दोज which are required for running electricity, वो अप्लायंसेस जिनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल चार्जर भी हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, जो भी जिनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उन सबको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फैन भी, ट्यूबलाइट्स, ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में ज्यादा रन किए होंगे उस मंथ में, इसलिए आपको क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आया। वो तो आपने चेक किया से 1000 यूनिट। अब वो यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई, इसका मतलब है 1 यूनिट बिल आया। आप अपने घर का खुद आप मंथ का बिल अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली, क्योंकि बाद में ना कुछ गवर्नमेंट का जो जैसे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, आपके घरों का बिल, तो क्या है कि उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह ऐड कर देते हैं, एंड डिफरेंट स्टेट्स दे आर हैविंग डिफरेंट रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलग अलग है। तो अप्रोक्सीमेटली आप यू कैन कैलकुलेट कि फॉर एग्जांपल, इसलिए देखिए क्या है कि अक्सर आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कुछ भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, आप सिर्फ उसमें क्या कर देते हैं कि उसका आउटलुक देखते हैं कि कैसे देखने में कैसा है। अगर मान लो कोई आप लेके आ रहा है, कोई गाने सुनने के लिए कोई आप म्यूजिक प्लेयर लेकर आते हैं, उसका आउटपुट क्या है, कैसी आवाज, इस टाइप का आप ये नहीं देखते, टेक्निकल फीचर्स नहीं देखते, कितनी उसकी पावर कंजम्पशन है, कितना उसका इनपुट है, कितना आउटपुट है, कितनी वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल। आजकल अक्सर चीज मैं बच्चों को और एग्जाम्पल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले जब भी मैं अभी टॉपिक लेता हूँ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अक्सर जब आप एसी, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू अ शॉप फॉर परचेजिंग दी एसी, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, भैया ऐसे वाला एसी दिखा दे, उसमें कहेगा 3 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए, और एक और वर्ड आजकल यूज करने लगे, इन्वर्टर एसी। जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर कोई भी गलत है तो आप प्लीज मेरे को बोलना कि सर नहीं ऐसा नहीं। अक्सर ऐसे पूछते हैं भैया इन्वर्टर एसी, इसका मतलब क्या है, कि इन्वर्टर पे चलता है। आधे तो ये पूछते हैं कि सर इन्वर्टर पे चलता है क्या, अरे नहीं, इन्वर्टर पे नहीं चलता, बस इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा कम आता है। अगर पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फॉर एग्जांपल अगर एसी के ऑन चलने से अगर 500 यूनिट आ रहा है, तो आपने जैसे ही नया मान लो इन्वर्टर एसी यूज किया, तो आपका बिल रिड्यूस होकर 500 से 200 पे आ गया, 300 यूनिट। और अगर फॉर एग्जांपल 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 1500 रुपए पर मंथ अगर आपको बच रहे हैं, तो एक साल के आप लगा लो कितने होंगे, 1500 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई विद 12, इट इज 18,000। तो 2 साल ही अगर आपका एसी कंटिन्यू अगर मान लो चल गया 36,000, तो उसमें तो आपके एसी की कॉस्ट वैसे पूरी हो गई। क्लियर है? तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करना जिसका क्या करते हैं, मींस जो पावर है, मींस जिसका क्या करते हैं कम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही हो। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 यूनिट इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर।
इट इज 1 यूनिट। अगर घरों में आपका बिल आता है 500 यूनिट, तो 500 मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हैं 500 किलोवाट आवर और मल्टीप्लाई कर दो 3.6 into 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी एनर्जी जूल्स में आ जाएगा। मैंने कल आपको बताया था द वैल्यू ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। स्टिल दैट गर्ल्स प्लीज नो, बताया कि आपको 1 किलोवाट आवर मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻6 जूल बताया था मैंने आपको। दिस वाज द वैल्यू व्हिच वाज कैलकुलेटेड बाय दिस 1 किलो मतलब 1000 हो गया वाट 1000 वाट एंड 60 आवर में मिनट 60 और मिनट में सेकंड भी 60 60 into 60 3600 into 1000 30 for 1000 20 for 3600 36 into 10⁵ multiply with the 10 and divide by the 10 36 by 10 multiply with the 10 into 10⁵ 36 by 10 3.6 or 10⁻1 or 10⁵ when base are same then power are being added up। आपका मैथ का है आइडेंटिटी कि अगर आपका बेस सेम हो जाए तो उसके बाद में पावर ऐड हो जाता है 10⁻1 प्लस 10⁵ 10⁻6 तो क्या आ जाता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻6 जूल। यहां तक मैंने आपको कराया था, ठीक है। अक्सर ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इन जूल्स। क्वेश्चन सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन है आपका जो 9th के फाइनल पेपर में आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। सिंपली आपने क्या करना है, अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं 1 किलोवाट आवर इट इज इक्वल टू 1 यूनिट 1 यूनिट लिख के सोचते क्वेश्चन हो गया, आधा नंबर ही मिलेगा उससे, 3 में से आधा नंबर मिलेगा, 2.5 मार्क नहीं मिलेंगे। अगर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू निकालनी है तो आपको टोटल कैलकुलेशन करके 3.6 into 10⁻6 जूल निकालना है। समझ में आया प्रभुदीप? इस लाइन में बेटे गर्ल्स बॉयज इज इट क्लियर? जो जितनी कल हमने बात की थी वहां तक क्लियर है? आज मैं आपसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा क्विकली। अब देखते हैं कि इस लेसन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से फार्मूले पढ़ा है वो तो आपको मालूम है कंसेप्ट साइड में, बट फार्मूले क्या क्या हैं जल्दी से 4-5 फार्मूले जो जितने भी इस लेसन में आए हैं आप एक अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, उन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बीच में से मैं आपको किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल करूंगा, वो आके सॉल्व करेगा, न्यूमेरिकल यहाँ में लिखूंगा, आप प्लीज बी अटेंटिव, किसी को भी मैं कॉल कर सकता हूँ, प्लीज बी अलर्ट। First, I'll write down the formulas of this work, energy and power lesson. Please you note down on your notebook, and after that, after the utilization of इन फार्मूलों को यूज करके, इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनिए। और फार्मूले आपको भी याद हो, you can also share with me। सबसे पहले वाला फार्मूला है, प्लीज नोट डाउन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, S means W is equal to F into S। क्लियर है? इज इट क्लियर? और स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे F की वैल्यू भी लिख रहा हूँ, अगर गाइस आपको याद नहीं है, F is equal to M into A भी होगा और कई जगह M into G भी यूज होगा। जहाँ पे A है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है, एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट हाइट गेन करके ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होता है या नीचे से ऊपर जाता है, दैट टाइम A क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? नेक्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था इज इट क्लियर? और हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, इट इज इक्वल टू M into G and H, और दोनों को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी। और स्टूडेंट इसके साथ, क्योंकि इनके यूज करने के लिए जो हमको रिमेंबर करना पड़ेगा, V is equal to U plus AT
S is equal to UT और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। कई जगह 2AS है और कई जगह 2GH भी हो जाएगा। अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूं, मान लो ऑब्जेक्ट है, प्लीज लुक दिस साइड, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा द लेंथ ऑफ द डस्टर इज दिस मच फ्रॉम दिस टू एंड टू दिस साइड। बड़े ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा बेटा प्लीज। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर एट दिस पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये डस्टर है, फॉर एग्जांपल दिस डस्टर इज लाइंग ऑन माय पाम, और अगर मैं बोलता हूँ ये डस्टर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप कहेंगे कि सर ये डस्टर की लेंथ है। और अगर इस डस्टर को मैं यहाँ से फिर यहाँ तक क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी। क्लियर है? जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं या पाम की बात करते हैं, अगर रेफरेंस टू माय पाम, अगर मेरे पाम से रेफरेंस है, जिस रेफरेंस से बात करेंगे उस रेफरेंस से बात करेंगे तो हाइट बन जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं। अक्सर बड़ी क्लासों में बच्चे जब जाते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एक कंसेप्ट अगर मान लो क्लियर नहीं होता है, तो बहुत सिंपल सी है, हो सकता है आप सबको मालूम हो, बट कुछ कुछ ना कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक पता नहीं था। ऐसे सर ऐसे भी होता है क्या? अगर मैं कहता हूँ कि द लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज से 6 सेंटीमीटर, और बात तो क्या हाइट भी तो उतनी, क्योंकि डस्टर, अब बात आ जाता है सॉलिड है, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है। कहां से कोरिलेट हो रहा है देखो, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम है। डस्टर आज भी इतना है, कल यहाँ पे पड़ा रहेगा, कल भी इसका साइज और शेप इतनी रहेगी। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सिर्फ क्या हो गया, ऐसे सर 6 सेंटीमीटर था और आज इसकी पोजीशन ऐसे है, तो अब आज क्या हो गई, कल सर आपने बताया था इसकी लेंथ है और आज आपने कह दिया हाइट है, मगर रहा कितना, 6 सेंटीमीटर। इट रिमेन सेम। क्लियर है बेटी, ये बात क्लियर है? और आगे हमने क्या बात किया था, देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप डिसिप्लिन से बैठेंगे बेटे, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा क्लास में अटेंड करना और समझ में भी आएगा। आप ये सोचिएगा कि आपकी वजह से अगर आपके जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको अगर मान लो समझ में आ जाता है, आप सोचिएगा कि दे आर थैंकफुल टू यू, या एटलीस्ट आपकी वजह से उनको भी समझ में आ रहा है। इसलिए बेटे इंटरेस्ट, जितना आप इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट फार्मूला हमने किया था टोटल एनर्जी है, और क्या हमने बात किया था इसके बाद में, मोमेंटम की बात की, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और क्या बात थी, और कौन सा फार्मूला है? हाँ जी, पावर इज इक्वल टू W बाई P, और ये भी यूज किया था 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 Joule. Our students, the SI unit of, अब देखिए और बात थोड़ा सा करते हैं इससे पहले कि एनसीईआरटी के मैं न्यूमेरिकल आपसे स्टार्ट कराऊं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्स के यूनिट एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। बड़े ध्यान से बेटे प्लीज, फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। अगर फोर्स 1 न्यूटन है, अगर फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 1 जूल। अगर आपसे पूछा जाए, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन, तो आप कह सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इज दैट वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 1 जूल। क्लियर बच्चे बात? इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं आपसे एनर्जी की बात करूं, एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क, कि आपके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है या नहीं है, या एबिलिटी है नहीं है, वो आपकी एनर्जी कहलाएगी। और जो एनर्जी क्या है, एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क की बात कर रहा हूं तो वर्क के जो यूनिट है स्टूडेंट, जूल्स, तो इसके यूनिट भी क्या होंगे, एनर्जी के यूनिट भी जूल्स। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, फार्मूला 1/2 mv², m is a mass, 1/2 constant,
v is the velocity of the speed, m mass है, g acceleration due to gravity, s क्या हो गया, सॉरी h क्या हो गया, height. ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस पोजीशन से यहाँ से लिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे था यहाँ से नीचे आ गया, पोजीशन चेंज हो रही है, then it is related with the potential energy. और टोटल क्या हो गया, the sum of the kinetic energy plus potential energy, that is called the total energy. क्लियर है? उसके बाद में हमने बात की मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, रिलेशनशिप आपने निकाला था, मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिपोर्ट करते हैं, फार्मूला है दोनों, आप देख लीजिएगा, उसमें वैल्यू रख दीजिएगा, सेम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको दोनों फार्मूले मालूम हैं तो वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट फार्मूला, उनमें रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं. और उसके बाद में पावर इज इक्वल टू W/T है, अगर वर्क डन 1 जूल हो और टाइम 1 सेकंड हो, पावर क्या हो जाएगी 1 वाट, और बिगर यूनिट किलोवाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, कमर्शियल यूनिट 1 kilowatt hour. When energy is being used as a 1 kilowatt hour, that time that is called the commercial unit of electric energy, and its value is a 1 kWh is kilowatt hour is equal to 3.6 10 to the power 6 joules. Clear है? Now you are ready to solve the NCERT numericals. Clear है? कुछ numericals ऐसे है, मैं रीड करूंगा, आप देखिएगा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल्स आप ऐसा आपसे ही देखिए, मैं आप ही इसका रिप्लाई करेंगे. आप कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इधर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उधर आप कहिए कि सर इसका आंसर तो यह है. फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ये क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 10 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू अ 5 मीटर, तो अगर मैं पूछूं कि वर्क डन कितना होगा, आप कहेंगे सर 50 जूल्स. 10 into 5, कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, करने की जरूरत है? इज इट रिक्वायर्ड? डिफिकल्ट है बेटे? लास्ट बेंच, अगर मैं कहता हूँ फोर्स 10 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो 10 into 5 कितना हो गया, 50 जूल्स. कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर यही होता कि अगर मैं कहता भाई मास ऑब्जेक्ट का 100 kg है और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो से 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इजीली फार्मूला लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का. क्लियर है? इसमें एक चीज और मैं बताना आपको, और मेरे को बताना था, जब वर्क की बात कर रहे थे तो वर्क की 3 टाइप्स का, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कंसेप्ट इसलिए मैं बेटे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था लेसन, शायद उस दिन आप लोग कम थे. आज जो है फुल फ्लैश एक क्लास की तरह ही है, एज गुड एज क्लास ही है. नाउ ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ उसका डायरेक्शन है, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. इफ फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेगेटिव वर्क डन. इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिस्प्लेसेस एट ऑल, जीरो वर्क डन. और द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली, अगर मैं फोर्स उसको परपेंडिकुलरली अगर मैं उस पर अप्लाई करूं, तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या है कि 0. क्लियर है? जब पॉजिटिव वर्क होगा उस समय जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज cos थीटा 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1. और जिस समय नेगेटिव वर्क डन होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज 180 डिग्री, cos 180 -1 नेगेटिव वर्क डन. और जिस समय 0 वर्क डन होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट इज 90 डिग्री, cos 90 is equal to 0, work done is 0. शायद लेसन टोटली कंप्लीटली, एक होता है वर्ड टोटली, एक होता है कंप्लीटली. सोचना है दोनों में क्या है, अंतर क्या है. मैंने कोशिश की है कि लेसन जो बच्चे नहीं भी थे उनको भी समझ में आ जाए, ये ना कहें कि सर ने पहले बताया था हम नहीं. नो, जिनको जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था जिन्होंने बच्चों ने, उनका तो रिवीजन भी हो गया, और जो नए थे उनको समझ में भी आ गया. आई होप इट इज क्लियर. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ठीक है बेटे? बस. यस स्टूडेंट्स,
फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक किसके पास है? ऋषिका बुक है, पढ़ो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। प्लीज रीड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीक आउट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन है क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी से। यस, यस, यस। नाउ स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूला है W = F/S। क्या क्या दिया हुआ है आपको? फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन है, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है? 8 मीटर। कितना आ जाएगा? 56 जूल। क्लियर है? मुश्किल है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड इट आउट। When do we say that work is done? When force is applied on the object and object displaces through a distance, that time it is said to be as a work is done. Clear है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, then write an expression for the work done when the force acting on the object in the direction of its displacement. Now students, जब object displace करेगा in the direction of the motion of the object, सिर्फ एक वर्ड और इसमें लिखना चाहिए था कि उसके इसमें क्या हो जाएगा, then work done is equal to m into s, मींस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं कुछ नहीं लिखता यहाँ पे, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि प्लस का निशान है, साइन है। फोर्थ में है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। अभी मैंने आपसे बात किया, अगर फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 1 जूल। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अ पेयर ऑफ द बुलक exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work done? Force कितनी दी हुई है बेटे? 140, और क्या है, कितने मीटर में फ्लो होता है? It is a 15। कितना आ जाएगा? 2100। कौन बोला 2100? ठीक है, 2100 भी ठीक है, और 2100 भी, दोनों का आंसर ठीक है, सेम है। Why I am asking this? Because how much you are attentive in the class. ठीक है, एक का आंसर आ रहा है 2100 जूल्स, और एक बोल रहा है सर 2100 जूल्स है, उसका आंसर तो यार और मेरा आंसर ही आ रहा है, दोनों आपस में क्लैश हो गया। बोले नहीं, उसका आंसर और मेरा आंसर डिफर कैसे है? मैंने बोला ठीक है, बोलने में तो आपका ऐसे है, अब दोनों यहाँ पे आओ मेरे सामने आके, अब लिखिएगा। दोनों ने लिखा 2100 जूल्स, और एक कह रहा है कि नहीं 2100 जूल, लिखा तो 2100 जूल है। मैंने बोला जाओ दोनों का कहने और, इसलिए जो कहने और लिखने में अंतर पड़ गया ना, लिखने में सेम, कहने में डिफर हो सकता है। ठीक है, नाउ प्लीज बी अटेंटिव। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अभी मैंने बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका देन 6, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv due to motion, that is called the kinetic energy. Question number 7, write the expressions. अगर 6 क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और 7 में क्या करते हैं, और उसने कहा है कि एक्सप्रेशन लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m is a mass and v is a velocity or the speed of the object. Clear बेटे? v is the velocity or the speed of the object, that is called the kinetic energy, 1/2 mv square. Question number 8, the kinetic energy of the object mass moving with the velocity 5 meter per second is at 25 joule. What will be the kinetic energy when the velocity is doubled? पहले वाला केस है, फर्स्ट केस में क्या है कि वो बोल रहा है, प्लीज लिसन केयरफुली हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8,
कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं दैट फार्मूला इज अ 1/2 mv स्क्वायर, कितना है 25 जूल फर्स्ट केस में। और सेकंड में क्या कह रहा है इस इसमें क्या है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी इट इज अ 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में क्या हो जाता है द वेलोसिटी बिकम्स डबल, बाद में वेलोसिटी डबल हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी डबल हो गया, उसके केस में क्या हो जाएगा, दैट टाइम आपको कैलकुलेट करना है, फार्मूला सेम है यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर है, यहाँ पे आप उसको यूज करेंगे 1/2 mv स्क्वायर है, बट दैट टाइम आप यूज करेंगे इसकी जगह 1/2 m और v की जगह क्या करेंगे 2v कर देंगे, डबल हो गया, 2 से 2 कैंसिल है, देन इट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैंसिल 2 2 आप करेंगे इसका 1/2 m into 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, इट इज 2 mv स्क्वायर, ठीक है, इट इज 2 mv स्क्वायर। क्लियर है? और थर्ड के केस में क्या है कि व्हेन इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 3 का मतलब क्या है कि v की जगह आप 3 रख देंगे, कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर, 9v स्क्वायर हो जाएगा। उसके केस में कह रहा है कि तब वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों के केस में फर्स्ट केस में आप कैलकुलेट करेंगे कि पहले वाले केस में तो 5 जूल रखा हुआ था, तब कितना आ रहा था आंसर 25, अगर 10 रखा तो कितना आ जाएगा, इट विल कम एज 225, और अगर आपने उसको 3 टाइम्स कर दिया मींस कितना हो गया, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, उसको 3 टाइम 5 का डबल कितना था, इट वाज 10, और 3 टाइम्स करेंगे तो उसको क्या होगा 15 हो जाएगा, तो उसको करेंगे देन इट विल बिकम एज आंसर विल बी द 2 to 5, सॉरी इसके केस में आएगा 100 जूल और इसके केस में आएगा 2 to 5, करके देखते हैं, ठीक है। पावर के बारे में पूछ रहा है, पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर है देन 1 वाट पावर, अगर वर्क डन 1 जूल है, टाइम 1 सेकंड है, देन पावर इज 1 वाट, और एवरेज पावर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज पावर divided by total time taken, that's called the average power। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, a lamp consume that is 1000 joules of energy in 10 seconds, calculate the power, पावर निकालना है, 1000 जूल है उसने एनर्जी कंज्यूम की फॉर 10 सेकंड, then power is equal to power is equal to 100 watt। बारह तक आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटी लिस्ट, रीजन आउट द वेदर वर्क इज डन इन द लाइट of your understanding the term work। First case है, the swimmer is swimming in a pond, work is being done, but the work is done in the negative direction because वो क्या swim करना चाहती है, but ultimately she applies a force in the backward direction, वो force backward direction में लगाएगी तभी जो वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जब आप स्विम करते हैं दैट टाइम यू आर जस्ट पुशिंग द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यू आर डूइंग द नेगेटिव वर्क डन, दैट्स व्हाई
your body is being pushed in the forward direction. Second है then a donkey is carrying a load on his back. देखिए क्या है यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, डोंकी के जो है उसने लोड लिया हुआ है 100, जो उसने ऑन द, यहाँ पे जो लोड है डोंकी के हेड पे है और फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी 0. इज इट क्लियर है? डोंकी ने उस जो है वजन उठाया हुआ है तो वर्क डन 0 है, अगर कोई कुली ने भी अगर वजन उठाया हुआ उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0. A windmill is lifting a water from the well. Yes students, देखिए क्या है, अगर विंडमिल है वाटर को लिफ्ट कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वर्क इज बीइंग डन, लेट इट बी पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट है आपका डी पार्ट है, ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट दी